स्टार्ट करते हैं। सोशलिज्म इन यूरोप, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वेयर इलीगल इन रशिया। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी थी, राजनीतिक संगठन थे रशिया में, उन सभी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। सभी इलीगल थे, इलीगल रशिया बिफोर 1948। पहले कोई भी संगठन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक संगठन आप बना नहीं सकते। रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898। और जो रशिया की वर्कर डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनाई गई, लोकतांत्रिक एक में एक संगठन बना, गठन हुआ था 1898 में बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्ट मार्क्स आइडिया। वो समाज के लोग आइडिया को, मार्क्स के आइडिया को, मार्क्स के विजन को रिस्पेक्ट देते थे, उनने इसका गठन किया था। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। सरकारी तंत्र में अगर हम बात करें तो इसे गैर कानूनी संगठन बताया गया था, क्योंकि उसे कानूनी दामन बनाया गया, ना उसे क्या कहते हैं परमिशन मिली बनने के लिए गवर्नमेंट की साइड से। सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। इसने न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया, पेपर लिखना, इस संगठन ने न्यूज़पेपर लिखना शुरू किया, अखबार छापने शुरू किए, जो काम करने वाले कारगर लोग हैं, वर्कर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, कहीं ना कहीं स्ट्राइक्स कराए, हमने प्रदर्शन कराए। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing the land periodically made them natural socialist. So peasant not work the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. रशियन सोशलिस्ट का यह मानना था, सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह मानना था कि जो रशिया के किसान, ठीक है, जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वो हर बार अपनी जो जमीन है सबको समय अनुसार इकट्ठा करके आबादी के अनुसार विभाजित करते हैं आपस में। वो भी एक सामाजिक और एक कहें तो अगर लोकतांत्रिक तरीका है, जिससे वो लोग उस लोकतांत्रिक तरीके को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो पीजेंट नॉट वर्कर्स, किसान ना ही सिर्फ कारगर, वुड बी मेन फोर्स। हमको किसानों के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनसंख्या लगभग 85% लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर हम किसानों को जोड़ेंगे तो ज्यादा जल्दी परिवर्तन आ सकता है, मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। यहाँ पे रेवोल्यूशन, यहाँ पे परिवर्तन और तेजी से आएगा दूसरे देशों के मुकाबले, ठीक है। और इस सोशलिस्टिक कंट्री बन जाएगा, एक सामाजिक देश बन जाएगा, जिसमें समानता पाने के लिए काम किया जाएगा। ऐसा एक देश बनेगा रशिया बहुत जल्दी। सोशलिस्ट वेयर एक्टिव इन द कंट्री थ्रू देयर 19th सेंचुरी, द लेट 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के खत्म होते होते तक जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो अपनी सहभागिता, ठीक है, वो भाग लेने लगे, कहीं ना कहीं काम करने लगे इन चेंज के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए। दे फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900। इसी उन्हीं लोगों के वजह से ही एक नई पार्टी का गठन हुआ 1900 में, जिसका नाम था सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट, ये किसानों के हक के लिए लड़ती थी। डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। ये जो पार्टी थी, ये लड़ती थी, वो डिमांड करती थी, कहीं ना कहीं आवाज उठाती थी कि जो जमीन जिनका कोई यूज नहीं हो रहा है, नोबल्स अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है, एज शोपीस वो जमीन है, वो किसानों के समक्ष बांट दी जाए, ठीक है। जहाँ पे नोबल्स के पास जो जमीन है, वहाँ पे किसान वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, अगर वर्कर को किसानों को डायरेक्टली जमीन दे दी जाएगी तो कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो ये डिमांड भी रख रहे थे कौन, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। फिर सोशल डेमोक्रेट्स disagreed with the social revolutionary about the peasant। जो सोशल डेमोक्रेट थे, जो लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे थे, वो लोग खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे? वो लोग खुश नहीं थे जो बातें कही जा रही थी आपके सोशलिस्टिक रेवोल्यूशनरी पार्टी से, उससे सहमत नहीं थे। लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वे नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन का मानना था किसान सब एक नहीं है, एक समूह नहीं है, समवेयर पुअर, सबकी हालत, सबकी कंडीशन एक तरह नहीं है।
कुछ गरीब हैं, अदर रिच, कुछ अमीर हैं, सम वर्कर्स एज लेबर, कुछ लोग काम लेबर के रूप में कर रहे हैं, दूसरे के यहाँ जाके नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास आर्थिक हालत बहुत खराब है। वाइल अदर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड द वर्कर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पूंजीपति बन गए हैं किसान, जो कि दूसरे कारगर लोगों को काम दे रहे हैं। Given the differentiation within them, they could not all be the part of the socialistic movement। अगर ये डिफरेंशिएशन किया जाएगा, उनके बीच में ये बातचीत की जाएगी, तो सब जो है इसके वजह से, इस डिफरेंशिएशन की वजह से कि कुछ अमीर हैं किसान, कुछ गरीब है, सबकी आज भी देश में सब किसानों की हालत एक तरह नहीं है। बहुत सारे हैं जो कि लगभग 50 बीघे, 1 हेक्टर, 10 हेक्टर, 50 हेक्टर जमीन जोत रहे हो, अच्छा खासा उनका प्रोडक्शन भी है और अर्निंग भी है। बहुत से ऐसे हैं 1 बीघे 2 बीघे जमीन है जो कि खाली अपने घर के खाने भर का भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी को कई खंडों में बात कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। व्लादिमीर लेनिन हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप, व्लादिमीर लेनिन जो है, जो कि बोल्शेविक ग्रुप को साथ में लेके चल रहे थे, उनने क्या किया, थ्रो दैट इट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member। उनने कहना था कि जिस तरह से सप्रेशन जार के द्वारा किए जा रहे हैं, जार निकोलस के द्वारा दिए किए जा रहे हैं, अगर उस तरह के देश में हमें कुछ परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं या परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमारा जो संगठन हो वो उसमें मजबूती रहे, और साथ ही साथ वो संगठन को सही तरीके से गाइड किया जाए, सही तरीके से इसका काम किया जाए, डिसिप्लिन वे में काम करे। ठीक है, जानबूझ करके लड़ाई झगड़े उल्टे सीधे कार्य ना करे, एक डिसिप्लिन्ड वे में काम करे, जिससे क्या हो सके, एक पॉसिबली जब डिसिप्लिन वे में काम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे वो पार्टी, तो सीधी सी बात है उसमें फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि वो और सुधरेगा, और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे लोग और जुड़ेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल ले लो, किसान आंदोलन है, इतने दिन से कर रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग, आई एम नॉट अपोजिंग एनीवन, ओके, बिकॉज आई एम योर टीचर। मैं तुम्हें सपोर्ट या अपोज करने के लिए, मैं तुम्हें कोई पार्टी का मेंबर बनाने के लिए नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों से कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है लोग उनसे खफा हो जाते हैं अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से ना करें। अब इससे क्या है, कुछ अराजक तत्व जो हैं उसी में उसी क्या कहते हैं किसान के संगठन में घुस करके गलत कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का जो लोग जो मेंटली सपोर्ट कर रहे थे या फिजिकली भी सपोर्ट कर रहे थे, अब उनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें बताया गया उसी समय पे कि अगर जिस तरह जार की गवर्नमेंट है, जिस तरह सप्रेशन वाली गवर्नमेंट, जिससे सप्रेस किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, तो अगर उसमें आपको अगर वाकई में इस पार्टी को डेवलप कराना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है आपको ध्यान देना पड़ेगा जार के समय पर आपकी जो पार्टी हो वो कहीं ना कहीं शांत हो, सही तरीके से काम करे। और खास चीज ये है कि आपके हर एक मेंबर के ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए कि अगर कोई गलत करे तो आपको सारा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अदर Menselbik thou that the party should be open to all as in Germany। और मेंसेल्विक या दूसरे ग्रुप का, दूसरे संगठन का यह मानना था कि पार्टी सभी के लिए खुलनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में है। अ ट्यूबुलेंट टाइम 1905 रेवोल्यूशन, 1905 में क्या परिवर्तन आया, आइए देखते हैं। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी अनलाइक द यूरोपियन रूलर्स, इवन एट द बीइंग of 12th century the Tsar was the subject to parliament. Liberals in Russia campaigns to end this state to affair together with the social democratic and socialist revolutionaries. They worked with peasant and worker during the revolution of 1995 to demand a constitution। ठीक है, रशिया एक
ऑटोक्रेसी है, मीन्स वहां पे आप डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी पार्लियामेंट में, ठीक है। जार निकोलस सेकंड जो है वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट, उनको कोई जवाबदेही नहीं थी। जैसे आपके घर के मुखिया हैं, ठीक है, अब आपके घर में घर छोड़ दीजिए, घर की बात करेंगे तो थोड़ा सा अजीब रहेगा। अगर देश की बात की जाए, देश में लोग भूख से मर रहे हैं, तो देश में लोग सब साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। अब अगर हम कुछ पॉलिसीज नहीं बना रहे लोगों की मदद करने के लिए, तो मीन्स क्या है कि हम एक तरीके से एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जवाबदेही किसी के साथ है ही नहीं, ठीक है। हमें कोई क्वेश्चन पूछेगा, हम बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट में ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रीजन ये है कि इस तरीके से करने से जो है, अब जार निकोलस सेकंड का कोई जवाबदेही नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट को जवाब देने की उनकी जरूरत नहीं थी। और फिर लिबरल्स जो थे, जो चाहते थे इंडिपेंडेंस, चाहते थे, जो चाहते थे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे जिस तरीके से ये देश चल रहा है, जिस तरीके से कि मतलब पावर नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, ये सब चीजें खत्म होना चाहिए। और वो किसानों के साथ, कारीगर लोगों के साथ काम कर रहे थे, किसके लिए? एक रेवोल्यूशन के लिए, एक परिवर्तन के लिए, ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन, 1905 के परिवर्तन के लिए। और वो चाहते थे एक संविधान बने जो कि संविधान लागू हो। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट in Poland, for instance, and in Muslim dominant areas by Jadidis who wanted modernized Islam to lead their society. अब देखिए, उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? पोलैंड के एरिया में जो देश प्रेमी लोग थे, जो चाहते थे एक नेशन बने, देश बने, वो लोग काम कर रहे थे। मुस्लिम डोमिनेट, जहां मुसलमानों का दबदबा था, वहां पे जदीदिस्ट करके जो ग्रुप था, संगठन था, वो इन लिबरल्स का सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि जो एक मॉडर्न इस्लाम हो, एक नए इस्लाम जिसमें परिवर्तन को भी लाया जाए, चेंजेस किए जाए। द ईयर 1904, 1904 में was a particularly ban one for Eurasian workers. Price of essential goods rose so quickly the real wages declined by 20%. क्या है? सबसे खराब समय वहां के कारगर के, रसिया के में काम करने वाले लोगों के लिए 1904 का साल रहा है, जब चीज सामानों के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और जो हम उनके लोगों के क्या कहते हैं, सैलरी थी, लोगों के वेजेस थे, तनख्वाहें थी, लगभग 20% तक की कमी आ रही थी। 20% तक की कमी हुई, जैसा कि आज भी हो रहा है। लेकिन आज तो चलो ठीक है, आज एक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये सोचिए, जो नॉर्मल व्यक्ति जो कि सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप एक गवर्नमेंट इतना बड़ा चला रहे हो, आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तब आपके पास पैसे नहीं है, तो आम लोग के पास पैसे कहाँ से है इतना सारा टैक्स देने के लिए? ठीक है। तो अब यहाँ पे भी वही चीज हो रहा था। वहां पे रशिया में क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से दाम, सब इसेंशियल गुड्स, खाने पीने के सामान के बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। और सैलरी लगभग सबकी, जो वेजेस थी, तनख्वाहें थी, इसमें 20% की कटौती हो गई थी। मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। और इसी कारण से जो संगठन था, यूनियन था, उसमें मेंबर्स की संख्या, लोग, बहुत सारे लोग अपने वर्कर एसोसिएशन में रजिस्टर कराने लगे, मेंबर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। When four members of Assembly of Russian Workers, which had been found in 1904, were dismissed at the Potillo Iron Works, they were was a call of industrial action. क्या है कि चार ठू जो लोग थे, जो समूह में थे, असेंबली में थे, रशिया के वर्कर असेंबली जो बनाई गई थी, उनको जब हटा दिया गया, ठीक है, विच हैज बीन फाउंड इन 1904, जिसको बनाया गया था 1904 में, उनको हटा दिया गया पोर्टिलियो आयरन वर्क से। देयर वाज अ कॉल ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, तो एक इंडस्ट्रीज में बदलाव के लिए मांग की गई कि अब इंडस्ट्रियल जो वर्किंग आवर्स हैं, इन सब में, सैलरी में, इन सब में बदलाव हो। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों तक, ओवर 1,10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। लगभग 1,10,000 कर्मी, काम करने वाले लोग जो है हड़ताल पे चले गए सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग डे टू 8
आवर्स, वो चाहते थे कि जो काम करने का दिन है उसमें कमी लाया जाए, घंटों में कमी लाया जाए और कम से कम उसको घटा करके 8 घंटे कर दिए जाएं। इस पे डिमांड कर रहे थे। एन इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और सर तनख्वाह बढ़ाई जाए और जो काम करने का तरीका है, जो कंडीशंस हैं जहाँ पे जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उन सभी में भी परिवर्तन हो। When the process of work led by the father Gapon reached the winter place, it was attacked by the police and Cossack। और ये जो है, ये जो प्रोसेस जो वर्कर्स ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको लेड कर रहे थे फादर गैपोन जो है, ठीक है, और ये सब जो है ठंडियों तक पहुंचा। उसी समय पर अटैक कर दिया किसने, पुलिस में उनके ऊपर अटैक कर दिया और क्या कहते हैं उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वेर किल्ड, लगभग 100 लोग मारे गए, 100 कारीगर लोग मारे गए इसमें, इस नरसंहार में। फिर एंड 300 वाउंडेड, 300 लोग जख्मी हुए। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, इसीलिए उसको आज भी ब्लडी संडे के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि खून भरा इतवार था, वो संडे का दिन था और उस दिन खून बहा था लोगों का, तो इसलिए ब्लडी संडे उसे कहा गया है। Started a series of events that became as a revolution of 1905 revolution। बहुत सारे फिर उसके साथ इवेंट शुरू हुए, बहुत सारे चेंजेस शुरू हुए, बहुत सारे कार्य किए गए, उसी की वजह से 1905 में परिवर्तन आया। स्ट्राइक्स टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देशव्यापी मुहिम चलने लगी, पूरे देश भर में लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल पे चले गए। एंड यूनिवर्सिटी क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज staged walkout complaining about the lack of civil liberty। यूनिवर्सिटी में ताला लग गया जब वहां के बच्चे, वहां पे पढ़ने वाले लोग यूनिवर्सिटी से छोड़ करके यूनिवर्सिटी से वॉकआउट हो गए, बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि आम लोगों को कोई भी फ्रीडम नहीं दी गई, लिबर्टी नहीं है, और सब यूनिवर्सिटी ताला लग गया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टैब्लिश द यूनियन एंड डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और वकील, ठीक है, इंजीनियर, ठीक है, ये सब लोग अलग अलग संगठन बनाने लगे, जितने मिडिल क्लास के लोग थे वो संगठन बनाने लगे और सब डिमांड करने लगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एक ऐसी असेंबली की जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन। ड्यूरिंग 1905, 1905 के दौरान द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कॉन्सल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। उनने एक इलेक्शन के थ्रू एक पार्लियामेंट का गठन करने का परमिशन दे दिया, जिसको ड्यूमा बोला गया था। फॉर अ ब्रीफ while during the revolution they existed a large number of trade union। एक छोटे समय के लिए, लेकिन जिस समय पर रेवोल्यूशन हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, बहुत सारे ट्रेड संगठन, ठीक है, व्यापार संगठन बने हुए थे। एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप फॉर फैक्ट्री वर्कर, और कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए भी कई सारे संगठन बने थे। आफ्टर 1905, 1905 के बाद मोस्ट ऑफ द कमिटी एंड यूनियन वर्क ऑन ऑफिशियली। 1905 के बाद ज्यादातर कमिटी या जो संगठन थे ये अनऑफिशियली छुपे छुप छिपा करके काम करते थे, सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, क्योंकि सरकार ने उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया था। सीवर रिस्ट्रिक्शंस वेयर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, और राजनीतिक उथल पुथल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं लगा दी गई थी सरकार के द्वारा। द ज़ार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। इलेक्शन होने के बाद ही, पार्लियामेंट के इलेक्शन होने के बाद ही 75 दिन के अंदर ही जो पहली पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उन सबको क्या है रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, क्योंकि वो जार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ, और समय लगाया, 3 महीने लगा दिए दूसरा पार्लियामेंट्री इलेक्शन कराने में और नए मेंबर्स को शपथ दिलाने में। ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, एनी रिडक्शन ऑफ इन हिज पावर। वो नहीं चाहता था कोई उससे सवाल पूछे, वो नहीं चाहता था किसी प्रकार से जो उसके पास ताकत है उसमें कमी आए। ही चेंज द वोटिंग लॉ, उनने वोट करने का, वोट डालने का पूरा तरीका बदल दिया। पैक द थर्ड डूमा विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वेर केप्ट आउट। उनने परिवर्तन किया, वोट करने के कानून को बदल के रख दिया,
ठीक है। फिर ड्यूमा में ऐसे लोगों को लाया गया जो कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो ऐसे लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं थे कुछ चेंज हो, ठीक है, वो चाहते जैसा है वो ऐसा चलता रहे। और लिबरल्स एंड रेवोल्यूशनरीज वेयर कप्ट आउट, जो चाहते थे कि हाँ सबको आज़ादी मिले, इंडिपेंडेंस मिले, और जो चाहते थे कि हाँ रेवोल्यूशन आए, परिवर्तन आए, उस तरह के मेंबर्स को इलेक्शन इलेक्ट करने ही नहीं दिया गया, इलेक्शन में लड़ने दिया ही नहीं गया। अब एक कुछ नए वर्ड जैसे जादिदिस्ट क्या है, मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर, ऐसे लोग जो कि मुस्लिम इस्लाम में रिफॉर्म चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप अगर आप पढ़ोगे कभी भी मुस्लिम धर्म के बारे में, जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज या विडो सती प्रथा, जैसे कि ऑब्जेक्शनेबल है हिंदू में, वैसे मुस्लिम्स में बहुत सारी हैं। चाहे वो ट्रिपल तलाक जैसे किस्से हों, चाहे वो हलाला जैसे चीजें हों, कई सारी चीजें ऐसे हैं जिनको लोग आज भी जो है उसका विरोध करते हैं और उसे चाहते हैं उसमें परिवर्तन हो। रियल वेज, रियल वेज मीन्स क्या, रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी ऑफ गुड विच द वेज विल एक्चुअली बाय, क्या है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, इस तरह नहीं कि हाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। अब एग्जांपल आप लीजिए, जैसे क्या है कि एक एमआर जो होता है, ठीक है, एमआर जो होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, किसी भी कंपनी का, किसी भी ड्रग कंपनी का, ठीक है, दवा की कंपनी का। अब वो जाता है 25-30 लाख रुपए की जब दवा बेच देता है, ठीक है, उसे मिलता है एग्जैक्टली क्या है, मिलता है भाई 20,000 30,000 रुपए सैलरी, ठीक है। उसे क्या मिलता है, नहीं मिलता है ज्यादा, उतना पैसा नहीं मिलता है। तो रियल, रियल मीन्स मानने का मतलब क्या है, जैसे मतलब जितना ज्यादा आप काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। वो मांग रखी गई कहाँ पे, रशिया में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध हुआ और रशिया एम्पायर में क्या क्या फर्क पड़ा, आइए वो देखते हैं। इन 1914, 1914 में वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, दो यूरोपीय संघ के बीच में युद्ध शुरू हो गया, युद्ध छिड़ गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की एक तरफ था, जैसे सेंट्रल पावर कहा गया, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, जिसमें इटली और रोमानिया बाद में जुड़े, ठीक है, ये लोग एक तरफ थे, दूसरे ग्रुप में थे। ईच कंट्री हैज अ ग्लोबल एम्पायर, कई ज्यादातर देशों के पास अलग अलग जगहों में समूह थे, पूरे देश व्यापी समूह थे। एंड द वॉर वॉज फाउट आउटसाइड, और सब अपने देश में, कोई अपनी युद्ध भूमि में कोई नहीं लड़ रहा था, सब विदेशों में लड़ रहे थे, दूसरे देश में, यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। आउटसाइड यूरोप, यूरोप के बाहर भी और यूरोप में भी। लेकिन जहां पे युद्ध लड़े जा रहे थे अमूमन वो नो मैन्स लैंड होती थी। जैसे मान लीजिए अंग्रेजों का शासन था कहाँ पे, भारत में था। अब भारत में अगर कोई युद्ध लड़ा जा रहा है जापान के साथ या चाइना के साथ लड़ा जा रहा है, जिस समय पे हम लोग आजाद नहीं थे, इंडिपेंडेंस नहीं थे, तो वो तो उनकी जमीन नहीं है ना, वो तो अपना जो उनका घर है वो तो सेफ है ना, जो उनका कंट्री है। डिजास्टर कहाँ हो रहा है, दूसरे देश में हो रहा है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें ज्यादातर जो देश है वो दूसरे देशों में लड़ाई लड़ रहे थे, कॉलोनी को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। इन रशिया द वॉर्स वर इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड जार निकोलस सेकेंड एज द वॉर कंटिन्यूड थ्रो द जार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज ऑफ ड्यूमा। क्या है, जब युद्ध रसिया में आया, रसिया में युद्ध शुरू हुआ, तो लोग एक किसके पास, जार निकोलस पास के सेकंड के पास जाने लगे युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे युद्ध चलने लगा, जो ड्यूमा जो था, जो एक संगठन था, एक पार्लियामेंट बनाया गया था जिसमें इलेक्शन करके पार्लियामेंट में मेंबर्स आए थे, उनकी कंसल्ट सुनना, उनसे बातचीत करना जरूरी नहीं समझा जार निकोलस सेकेंड ने। सपोर्ट वोर थिन, तो इसीलिए जो समर्थन था वो कम होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, ठीक है, लोग जार निकोलस सेकेंड को नहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो जर्मनी के खिलाफ थे, ठीक है। वैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे प्रधानमंत्री, प्रेजेंट के प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर मान लीजिए वही प्रधानमंत्री जाकर अटैक कर देते पाकिस्तान पे, वो उन्हीं की वाहवाही करने लगे, क्यों, क्योंकि वो उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सपोर्ट किसे कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने देश को एक पर्टिकुलर देश के खिलाफ, ठीक है। तो जर्मन, एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट था लोगों के बीच में बहुत ज्यादा था, एज कैन बी सीन इन द रिनेमिंग ऑफ सेंट पीटर जर्मन नेम एज पेट्रोग्राड,
ठीक है। इसी की वजह से जो सेंट पीटरबर्ग जो नाम था रशिया के एक शहर का, उसको बदल करके पेट्रोगार्ड रख दिया गया, क्योंकि वो एक जर्मन नेम था। जारियन अलेक्जेंडर जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर स्पेशली अ monk called Rasputin made the autocracy unpopular। जार अलेक्जेंडर जो जर्मन से जो ओरिजिनेट करते थे, एक गरीब गरीब एडवाइजर, गरीब मतलब आर्थिक रूप में गरीब नहीं थे, मतलब विचारक नहीं थे, अच्छे विचारक नहीं थे, एक मॉन्क थे। उनने अरिस्टोक्रेसी को अनपॉपुलर कर दिया, धीरे धीरे वो फेड ऑफ हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट। दो तरफा युद्ध लड़े जा रहे थे, ईस्टर्न फ्रंट में और वेस्टर्न फ्रंट में। इन वेस्ट आर्मीज फाउट फ्रॉम द ट्रेंच स्ट्रेच अलोंग द ईस्टर्न फ्रांस। वेस्टर्न साइड में जो है, जो कि फ्रांस ने अटैक किया था, उनसे लड़ रहे थे। इन ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फाउट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। डिफीट वेयर शॉकिंग एंड डिमोलराइजिंग। और जो है ईस्टर्न साइड में जो युद्ध चल रहा था उसमें अच्छे खासी जीत हासिल हो रही थी, लेकिन जब हार हुई वो बहुत ज्यादा डरावना था, भयावह था, और उन लोगों की सेना को डरा के रख दिया था। उनके जो मनोबल था वो टूट गया था। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। रसिया की सेना हार गई जर्मनी और ऑस्ट्रिया में 1914 और 16 के बीच में। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज इन 1917। उन 7 मिलियन कैजुअलिटी, 7 मिलियन लोग मारे गए थे। द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एंड बिल्डिंग टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम एबल टू लिव ऑफ द लैंड। क्या है, जो रसिया की आर्मी थी वो फसलों को बिगाड़ के जला दी थी, आग लगा दी फसलों में, ठीक है। बिल्डिंग को धमाके से उड़ा दिया। ऐसा इसलिए किया था, आप कहोगे सर अपने देश में ही वो लोग पागल हो गए थे जो फसल जला रहे थे, बिल्डिंग को दगा रहे थे। ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे कि एग्जांपल आपको मैं बता दूं, 1962 में जिस समय पर भारत के ऊपर अटैक किया था चाइना ने, ठीक है, वो छुपके से बुजदिली की थी, ठीक है, वो कोई सूरवीरता नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आप समझिए क्या हुआ था। उस समय जब अटैक किया था तो वहां पे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आज आपको पता होना चाहिए, कुछ इलाका आज भी भारत का चाइना के हिस्से में है, चाइना ने कब्जा करके रखा है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, वो भी दोनों हिस्सा जम्मू कश्मीर का ही है, ठीक है। तो जब वहां पे अटैक किया था लद्दाख साइड में, जो अटैक किया किसने, चाइना ने अटैक किया था उस समय पर, तो लगभग 120 लोग या 150 लोग, एक पूरी बटालियन थी जो कि लड़ रही थी किनके साथ, चाइनीज के साथ। और चाइनीज लोग लगभग 3000 लोग थे, ठीक है। 3000 सैनिक थे जो कि अटैक किए हुए थे। आप सोच सकते हो प्रोपोर्शन, समझो कितना बुरा था। वहां पे लोग तभी भी स्टिल फाइट कर रहे थे। और वहां की जो बैंक थी, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच थी, वहां के मैनेजर ने रुपए को जला दिया था, सारे नोटें जला दी थी। क्यों? क्योंकि उनको था कि अगर यहाँ पे भारत देश में कब्जा कर रहे हैं, एक तो जमीन तो ले ही जा रहे हैं, अगर ये फंड्स भी उनको मिल जाएंगे, इन फंड्स को वो कन्वर्ट करा सकते हैं प्रेशर डाल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। इसीलिए उनने अपना देशभक्ति का नजरिया दिखाया और अपने नोटों को जला दिया। वैसे ही जब फ्रांस में जर्मन की सेना घुस रही थी और आ रही थी, तो उनके पास रिसोर्सेस की कमी हो रही थी, खाने पीने की सामग्री की कमी हो रही थी, रहने के लिए दिक्कतें हो रही थी। जब बिल्डिंग तबाह कर दी गई, क्रॉप्स को जला दिया गया, तो ना खाने की चीज उनको मिलेगी जिससे यहाँ वो रह सके, और ना बिल्डिंग रहने की मिलेगी जिससे ठंड से वो बच सके, ठीक है। दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो हार मान करके उनको वापस जाना पड़ेगा। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रसिया। जब क्रॉप्स को, फसलों को तबाह किया गया और बिल्डिंग्स को तबाह किया गया, लगभग 3 मिलियन लोग रिफ्यूजी हो गए थे रशिया में। रशिया में उनके पास न घर था, न बार था, कुछ भी नहीं था। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। और ये सब कुछ किया तो अच्छे के लिए गया था, लेकिन इससे थू थू किसकी हुई, जार की हुई और वहां की रशिया की सरकार की हुई। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। कोई भी सैनिक नहीं चाहेगा इस तरह के युद्ध को लड़ना, जिसमें उनको अपने ही चीजों को बलिदान देना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, और अपने ही लोगों की बुरी से बुरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री। युद्ध का सबसे बुरा असर हमारे वहाँ की इंडस्ट्रीज पे पड़ा,
क्योंकि इंडस्ट्रियां तहस नहस हो गई, और जो पहले से जो वेजेस मिलता था वो भी देने में असमर्थ हो गई, क्या कहते हैं वो इंडस्ट्रियां, और जो वहाँ के लोग थे उनकी आर्थिक हालात और खराब हो गए। Russia's own industries were few in number, and the country was cut off from the other supplies of industrial goods from the German control of Baltic Sea। ठीक है। अब जो है रशिया के पास जो खुद की इंडस्ट्रियां थी जिसमें वो काम कर सकते थे, वो तो बहुत कम थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनको जरूरत पड़ती थी कहाँ से, बाहर के देशों से उनकी सप्लाई आती थी, सामान आता था। ठीक, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, जो कोविशील्ड बन रहा है, स्पुतनिक बन रहा है, कोवैक्सिन बन रहा है, ठीक है, और मोडेर्ना बन रहा है। लगभग 4 वैक्स टाइप की वैक्सीन आपके देश में बनना शुरू हो गई हैं। अब नहीं हुई हैं तो एक आध हफ्ते में, महीने में शुरू हो जाएंगी। तो उनको बनने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है। वो रॉ मटेरियल हमें अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, रशिया से, अमेरिका से, जहां जहां की वो कंपनियां, वहां वहां से हमें उनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, मशीनरीज इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर वहां से वो सप्लाई रोक दी जाएगी तो हमारे देश की और ज्यादा कंडीशन खराब हो जाएगी, क्योंकि फिर ना हमें वो नहीं मिलेंगे, हमें वैक्सीन के बनाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे, ना हम वैक्सीन बना पाएंगे, और ना लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है। एक समय याद हो कि अमेरिका ने थोड़े दिनों के लिए रोक दिया था कि हम वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स को नहीं देंगे। ठीक है, जिस समय पर रोका था, क्या कहते हैं, वो जो है उस समय पे कंडीशंस और वर्स्ट हो गई थी, कंडीशंस खराब हो गई। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ चले? हेलो, हेलो। Yes, sir. जी। तो Yes, sir. जैसे हमने बताया कि भाई जार निकोलस सेकेंड उस समय सब डिजास्टर हो गया। अब वो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि जैसे वैक्सीन बन रही हो, उनके लिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल, अमेरिका ने रोक दिया था तो हमारी हालत खराब हो गई थी। फिर प्रेशर डाला गया, जब जाके हम जो बाइडेन की सरकार ने फिर से परमिशन दी कि हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मटेरियल भेजा जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल भेजा जाएगा, क्योंकि उनको भी पता था, अमेरिका जैसे देश को भी पता है कि अगर इंडिया में सभी लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, चाहे जितना आप बचाओगे, एनी हाउ ये कोरोना फिर से स्प्रेड होता रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आज कोरोना से डर कम हो गया है, स्प्रेडिंग से डर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक बॉडी में जाकर वो अलग तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, पता चला 3,000 लोगों में फैला, उनके बीच में एक नया वेरिएंट आ गया, 4,000 लोगों में फैला, एक नया वेरिएंट आ गया। ठीक है, अब भगवान भी हमारे साथ वो खेलेंगे, होली खेलेंगे। ठीक है, रेड, येलो, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, सब फंगस आने लगेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग भी बताओ इस तरह से होली खेलेंगे, रंग खेलेंगे। है तो, बट बहुत सीरियस टॉपिक है, इसलिए बचाने के लिए वो रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट, जैसे हम डिपेंडेंट है, वैसे ही रसिया डिपेंडेंट था बहुत सारी चीजों के लिए बाहर के देशों से आने वाली सप्लाई पे। अगर वो सप्लाई रोक दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। बाल्टिक सी पे कब्जा कर लिया था जर्मन ने, इसलिए वहां से सप्लाई रोक दी गई, इंडस्ट्रीज की हालत खराब हो गई रशिया में। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन देम एल्सवेयर इन यूरोप। और जो इंडस्ट्रिया में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे थे वो बहुत तेजी से खराब हो रहे थे रशिया में, और देशों के मुकाबले, यूरोप के और देशों के मुकाबले। इसका रीजन है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स नहीं थे, तो ना हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर पा रहे थे, और ना खराब होने पे उनको बनाने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था थी। बाई 1916, 1916 तक रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन। ठीक है, रेलवे की पटरियां टूटने लगी थी, इतनी बुरी हालत हो गई थी। एबल बॉडीड मेन वेयर कॉल्ड अप टू द वॉर। यहां तक हालत खराब हो गई थी कि विशेष तरह के लोगों को, जिनके मतलब हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन लोग को भी युद्ध में हमें कूदवाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो मीन्स कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों को भी, स्पेशल एबल्ड लोगों को भी युद्ध लड़ना पड़ा। तो अब इससे बुरी कंडीशन क्या हो सकती है वहां पे। एज अ रिजल्ट देयर वेयर लेबर शॉर्टेज, लेबर्स की कमी हो गई। ठीक है, अभी तक रॉ मटेरियल की कमी थी, अब लेबर की कमी हो गई, कोई लेबर है ही नहीं, इतने लोग मर रहे थे। स्मॉल वर्कशॉप
प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वेयर शट डाउन, छोटी छोटी जो दुकानें थी जहां पे एसेंशियल प्रोडक्ट बन रहा था, खाने पीने की सामग्री हो नहीं थी, वो सब बंद हो गई। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन वेयर सेंट टू फीड द आर्मी, ज्यादातर जो ग्रेन की सप्लाई है वो खाना के खिलाने में किसको खर्च हो जाती, सेना को खिलाने में खर्च हो जाती थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केयर, और क्या कहते हैं, सपने देखने की बात हो गई थी अगर शहरों में आपको ब्रेड और आटा ये सब कुछ मिल जाए, ठीक है। बाय विंटर 1960 रॉयट्स एट द ब्रेड शॉप्स वेयर कॉमन, 1916 के ठंडी तक और दंगे फसाद होना, ठीक है, ब्रेड की दुकान पे एक आम बात हो गई थी, ठीक है। तूने मेरा ब्रेड कैसे छीना, ठीक है, मुझे मेरा ब्रेड खाना था, चाकू निकालो, अब ब्रेड में लाल कलर का जैम लगेगा, ठीक है, ऐसा करके लड़ाई होती होगी, ठीक है। वो ब्रेड पूरा जब ब्लड सोख लेता हुआ तो खाते होंगे लोग उनको। इस तरह की बुरी कंडीशन हो गई थी रशिया में। रशियन सोल्जर्स की फोटो एक देखिए आप, सामने देखिए कितने सोल्जर्स को दिखाया गया है, एक झुंड दिखाई जा रही है सामने की तरफ। रशियन सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय रशियन सोल्जर्स की कंडीशन दिखाई गई, रशियन सोल्जर्स को दिखाया गया प्रथम विश्व युद्ध में। द इंपीरियल रशियन आर्मी came to be known as the Russian steamroller. It was the largest armed forces in the world. When this army shifted its loyalty and began supporting the revolutionaries, Tsarist power collapsed. ये सबसे बड़ी और सबसे भयानक सेना थी पूरे विश्व की, और जब एक समय आया कि यही लोग जार निकोलस सेकेंड को सपोर्ट करने के बजाय वो आम जनता को सपोर्ट करने लगे, उन रेवोल्यूशनरीज जो लोग थे जो रेवोल्यूशन चाहते थे उनके आइडिया वाले लोगों को सपोर्ट करने लगे, इसमें बहुत तेजी से बदलाव आया। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी दी है, द ईयर इन 1916 यू आर अ जनरल इन द जार आर्मी ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन द मॉस्को, इन योर रिपोर्ट सजेस्ट दैट व्हाट यू थिंक शुड बी डू टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अगर आपको ये पदवी दी जाए कि आप जार निकोलस सेकेंड के समय पर आप 1916 में एक जनरल की पोस्ट में हो, ठीक है, आप लोग के सपने हैं ना बड़े बड़े ख्वाब, नौकरी देखना, ये नौकरी करेंगे वो नौकरी करेंगे, ठीक है, गुड, कर सकते हो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी चीज, ठीक है। ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, आप लोगों को विद इन 2 डेज, आज कौन सा डे है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, परसों संडे, मंडे को मैं क्लास रहेगी क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं है, संडे को ऑफ रहेगा। अगर बताते हैं हम, देखिए हो सकता है कल डाउट साहब पूछते नहीं हो तो क्या मतलब संडे को रख के ऑफ ही रखते हैं, ठीक है, आप रेस्ट करो। लेकिन मंडे को ये मैं पूछूंगा, मंडे को पूछा जाएगा, आपको रिपोर्ट हमें भेजना है, ठीक है। समझो मैं जार निकोलस सेकंड हूँ, क्रूअल शासक, आप लोग जनरल हो, हमें लेटर भेजो, ठीक है, क्या करें हम सिचुएशन बदल जाए। और दूसरी चीज, संडे रेस्ट इस वजह से दी जा रहा है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते नहीं हो, तो क्या मतलब फालतू का आपको टाइम वेस्ट करके। तो ओके, आप लोग डेली बेसिस पे डाउट्स पूछ सकते हो, और अगर मान लीजिए पूरे वीक में कोई एक दिन क्लास लैप्स होती है, मिस होती है, तो वो संडे कवर अप की जाएगी। क्लियर, इसलिए संडे ऑफ रखा गया। क्लियर, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना सभी को? ओके, Yes, sir. ओके, गुड बाय Yes. एवरीवन। Bye, sir. Goodbye, sir.